ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारोडसीतामुखकमलमिल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीपितं ददत्मरुजटामण्डलं रामचन्द्रम। जय श्री राम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने भारत की ऋतुओं के बारे में पढ़ा और जो हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो महीने आते हैं उनके बारे में पढ़ा। हमने ये जाना कि जो हमारे महीनों के नाम हैं वो हमारे नक्षत्रों के नाम से ही लिए गए हैं। आज हम पंचांग की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हम जानेंगे पंचांग क्या है, उसके अंग कौन कौन से हैं और उनके अंदर क्या क्या समाहित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे क्या है, पंचांग क्या है? तो पंचांग शब्द संस्कृत शब्द है जिसमें पंच का अर्थ होता है पांच और अंग का अर्थ होता है अंग या भाग। इस प्रकार पंचांग का अर्थ होता है पांच अंगों वाला। जैसा कि बात से विदित है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है कि पंचांग शब्द में दो शब्द है, पंच और अंग। ठीक है, पंच का मतलब होता है पांच और अंग का मतलब होता है हिस्सा या भाग या अंग ही कह सकते हैं हम। अब पंचांग में पांच चीज़ें कौन कौन सी हैं वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। उससे पहले मैं दो चार चीज़ें आपको और बता दूं कि पंच या पाँच का जो आंकड़ा है, पाँच की जो संख्या है, उसका भी हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। आपने पंच महाभूत सुने होंगे। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? पंच तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। और क्या है पाँच? पंचानन। पंचानन कौन है? शिव जी। शिव जी के हम पांच मुख मानते हैं। और क्या है पांच? हनुमान जी के भी हम पांच मुख मानते हैं। हम पंचमुखी हनुमान जी की भी पूजा करते हैं। चलो मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ जहाँ पे हमें हनुमान जी के पांच मुख देखने को मिलते हैं। जब अहिरावण और महिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में लेके चले गए तो उन्हें खोजने के लिए हनुमान जी को जाना पड़ा, जाना ही था। तो वहाँ पे जो रक्षा कर रहे थे पाताल लोक की, वो थे मकर ध्वज। और मकर ध्वज जो थे वो हनुमान जी के ही पुत्र थे। हनुमान जी ने उनके साथ युद्ध किया, लेकिन हनुमान जी को जान पड़ा कि ये तो बल में मेरे ही समान है। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हनुमान जैसा बलशाली कोई नहीं है। जब रावण का और हनुमान जी का आमना सामना हुआ तो शर्त ये लगी कि चलो एक एक मुष्टि प्रहार, एक एक मुक्के का प्रहार करते हैं, फिर उसी से तय हो जाएगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो हनुमान जी ने रावण से कहा कि रावण पहले तुम प्रयास कर लो, क्योंकि अगर मैं मुष्टि प्रहार करूंगा तो शायद तुम फिर प्रयास करने के लायक ही नहीं रहोगे। तो रावण थोड़ा सा शंकालु भी था। उसने सोचा कि क्या बात, यही सकते हो? अब जो वानर इतना सब कुछ उत्पात मचा सकता है, पहले बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने कभी लंका को देखा ही नहीं था, पूरी लंका को जला के चला गया था, तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या किया, रावण ने हनुमान जी के ऊपर एक मुष्टि प्रहार किया, एक मुक्का मारा। तो हनुमान जी क्या किया, थोड़ा से पीछे हटे और उनका जो घुटना है जमीन पे छूने को हो गया। कई बार बोलते छू भी गया। तब हनुमान जी ने बहुत तारीफ की, रावण ने बहुत तारीफ की हनुमान जी की। हनुमान जी ने तारीफ की कि हाँ कुछ बल तो है भाई तेरे में। लेकिन रावण ने तारीफ की कि रावण का मुष्टि प्रहार जिसने सहन कर लिया, छोटी मोटी बात नहीं और कुछ खास नुकसान भी नहीं हुआ। फिर जब हनुमान जी ने मुष्टि प्रहार किया, रावण बेहोश हो गया, रावण अचेतन हो गया। तो हनुमान जी ने कहा उसके सारथी को, भाई जाओ ले जाओ इसको। तो हनुमान जी में कितना बल है कि रावण भी एक मुष्टि के सामने नहीं टिक सकता उनकी। लेकिन जो मकर ध्वज है ये काबू में ही नहीं आ रहा। तो हनुमान जी ने पूछा, भाई एक बात बता, कौन है तू? तो उसने कहा कि मैं तो आपका ही पुत्र हूँ। कह रहा मेरा पुत्र कैसे हो सकता है, मैं तो बचपन से ब्रह्मचारी हूँ। और बात सही भी है। तब मकर ध्वज ने कहा कि जब आप लंका दहन कर रहे थे तो आपके शरीर से जो पसीना निकला था वो समुद्र में गिरा था। तो एक जो मेरी माता है, उसकी माता एक मछली थी, तो उसने क्या किया था, उसको ग्रहण कर लिया था। उसी से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं आपका पुत्र हूँ और आपके समान ही मेरे अंदर बल है। तो बोला ठीक है। फिर बोले हनुमान जी, ठीक है तू मेरा पुत्र है तो मुझे जाने दे।
बोले जाने दे, नहीं दूंगा, मुझे हरा के जाना पड़ेगा। चलो कहा कि पुत्र है तो मुझे ये तो बता दो कि कैसे हारेंगे वो अहिरावण महिरावण। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे ना 5 दिए जल रहे हैं, जो व्यक्ति उन 5 दियों को एक साथ बुझा देगा ना, तब क्या होगा, उनकी हार हो सकती है। तब वहाँ पे जाके हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था और पांचों दिए जो है वो एक साथ बुझा दिए थे, जिसके कारण हम उनको पंचमुखी हनुमान के रूप में पूजते हैं। और भी कई कारण होते हैं, आपको पता है कि पुराणों में तो एक घटना के पीछे अनेक कारण मिल सकते हैं, उनमें से एक कारण मैंने आपको बताया। तो 5 शब्द जो है उसका हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत महत्व है, रत्नों से भी संबंधित है, और पंचाक्षरी मंत्र भी होता है, पंचमुखी रुद्राक्ष भी होता है जिसको हम धारण करते हैं अलग अलग कार्यों में, अलग अलग कार्यों की पूर्ति के लिए। तो पंचांग क्या है? पंचांग एक हिंदू कैलेंडर है जो किसी विशेष दिन के लिए महत्वपूर्ण खगोलीय पंचांगीय जानकारी प्रदान करता है। यह ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित होता है और धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहार और शुभ मुहूर्तों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पंचांग क्या है? कैलेंडर है, हमारा हिंदू कैलेंडर है। उसमें क्या होता है? खगोलीय मतलब ज्योग्राफिकल। अब पंचांग क्या है वो हम आगे जानेंगे, तब आपको समझ में आएगी खगोलीय कैसे। जैसे मैंने समय की गणना आपको बताई, मैंने आपको महीने के नाम बताए, ऋतुओं के नाम बताए, लेकिन वो ऋतु डिसाइड कैसे होंगी, उनका निर्णय कैसे होगी, कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तारीख चल रही है, कौन सी तिथि चल रही है, वो हम आगे जानेंगे। अब देखिए, पंचांग में निम्नलिखित 5 अंग शामिल होते हैं। कौन सा? पहला है तिथि। तिथि क्या होता है? चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के आधार पर निर्धारित की जाने वाली टर्म कह सकते हो आप, इकाई कह सकते हो, उसको बोलते हैं तिथि। वास्तविकता क्या है कि जो तिथि होती है वो सूर्य और चंद्रमा दोनों के परस्पर जो डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस जो है, जिसको बोलते हैं कोणीय गति, ठीक है, जितना एंगल का डिफरेंस होगा उसके आधार पर डिसाइड की जाती है, निर्णय किया जाता है उसका। अब मैं ये जो 5 अंग हैं पंचांग में, उनको एक एक करके जब विस्तार में एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको तिथि के बारे में पूरा बताऊंगा। बाकी तिथि को आप नॉर्मली डेट से भी कर सकते हैं, जैसे प्रथमा को प्रतिपदा बोलते हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तारीख, ऐसे। सेकेंड थिंग इसमें क्या है? सेकेंड थिंग ये है कि जैसे हम जनरली पढ़ते हैं कि इंग्लिश कैलेंडर में 30 से 31 दिन होते हैं महीने में, फरवरी में 29 मान लेते हैं या 28-29 होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि तिथि जो है वो हमारी 15 तक ही है, वैसे 16 भी मान लेते हैं। तो प्रथमा से लेकर और चतुर्दशी तक 14 तिथि तो ये होगी। उसके बाद क्या आएगी? उसके बाद मंथ के बीच में आएगी हमारी अमावस्या। हमारा जो महीना शुरू होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो क्या होता है, जब पूर्णिमा आती है तो उसके अगले दिन से पहली तारीख शुरू हो जाती है। उसके 14 दिन तक तो क्या रहेगा? फिर कौन सा पक्ष रहेगा? कृष्ण पक्ष रहेगा, क्योंकि चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जा रहे हैं। फिर 15वें दिन क्या होगा? अमावस्या आ जाएगी। अमावस्या के बाद फिर से क्या होगा? फिर शुक्ल पक्ष की पहली प्रथमा या प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। तो एक महीने में 2 बार प्रथमा, 2 बार द्वितीया, ऐसे 2-2 बार ये तिथियां आती है, ठीक है, लेकिन उसमें पक्ष का फर्क होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि शुरुआत वाली है या लास्ट वाली? तो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष हमें बताएगा कि ये तिथि कौन सी है, कृष्ण पक्ष वाली, शुक्ल पक्ष वाली, महीने की शुरुआत वाली, महीने के लास्ट वाली। तो ये बहुत गहन विषय है, बहुत सारे चर्चा के विषय हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन सब विषयों को एक एक करके हम सीखते रहेंगे, जिससे आपके ज्ञान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ज्योतिष में फलित करने में भी काम आने वाली है। और मुहूर्त देखने में, कोई वस्तु सामान खरीदना है, गृह प्रवेश करना है, उन सब चीज़ों में तिथि का बहुत 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 महत्वपूर्ण योगदान है। बाकी इन सब का भी है, लेकिन तिथि, वार और नक्षत्र, ये तो 3 मुख्यतः हम देखते ही देखते हैं। जिसको और गहन जानकारी चाहिए उसके लिए हम योग और करण को भी देख लेते हैं। तो पंचांग का पहला अंग हो गया तिथि। दूसरा वार। वार तो आप सबको पता है, रविवार, सोमवार आदि आदि। लेकिन मैं एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है और सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है? ये जो श्रृंखला है ना, तो पृथ्वी से अगर हम ग्रहों को देखते हैं तो उस सीक्वेंस में, उस क्रम में है, ना ही ये सूर्य से अगर हम प्लेनेट का लोकेशन देखते हैं उसके अनुसार है। क्योंकि सन के बाद क्या था? मरकरी, वीनस। तो मरकरी, बुध, पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर अर्थ आ जाती है। तो ना तो ये सूर्य के क्रम में है, ना ये पृथ्वी के क्रम में ही है, ठीक है। तो आप लोग ये सोचना कि ये वार इस क्रम में ही क्यों है, इसका जवाब मैं जब आगे वार के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको दूंगा।
उसके बाद आता है नक्षत्र। क्या आता है? नक्षत्र। अब नक्षत्र क्या होता है? वैसे नक्षत्र के बारे में तो हम जितना पढ़े उतना कम है, शायद एक जीवन में कम पढ़ जाए, इतना विस्तृत विषय है नक्षत्र। और नक्षत्र का आगे हम जब विभाजन करते हैं, या उसको कह सकते हैं कि आगे इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं, नक्षत्र से ही राशियाँ बनती है, 2.25 नक्षत्र से एक राशियाँ बनती है, 27 नक्षत्र होते हैं हमारे। तो मैंने आपको बताया होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में, कि ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ जो है ये स्पेस, जिसमें क्या करता है, कौन घूमता है? जिसमें चंद्रमा घूमता है। जिसमें क्या होता है, चंद्रमा इसके चारों तरफ घूमता है, यहाँ से पूरा 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 360 डिग्री घूमता है। तो जो आउटर स्पेस जो है अर्थ के चारों तरफ जो है सर्कुलर, वैसे तो स्फेरिकल है, इस स्पेस को क्या है 360 डिग्री है, इसको हमने 27 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 27 भागों में विभाजित कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? नक्षत्र बोलते हैं। जैसे चंद्रमा यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, एक नक्षत्र कंप्लीट हो गया, ऐसे फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है। तो आपने ये भी देखा होगा कि जैसे नक्षत्र जब हम बनाते हैं तो बहुत सारी जो स्टार्स होते हैं, जो तारे होते हैं, वो बनाते हैं, उनकी कुछ शेप होती है। वो जब हम एक एक नक्षत्र को पढ़ेंगे ना, तब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस नक्षत्र में 4 तारे, किस नक्षत्र में 3 तारे, किसकी क्या आकृति बनती है, और उस आकृति से हम क्या फलादेश कर सकते हैं, वो आकृति हमें क्या बताती है कि इस नक्षत्र में जन्मे जातक की क्या खूबियाँ, क्या विशेषताएँ हो सकती है। तो 27 नक्षत्र होते हैं। मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी के चारों तरफ जो स्फेरिकल स्पेस है, उसको हमने क्या किया है, अगर एंगल्स इसमें बांटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको 27 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसको हम नक्षत्र बोलते हैं। और एक नक्षत्र जो होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। 20 मिनट्स यहाँ पे वो डिग्री वाला है कि एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट 1 मिनट को दिखाएगा। तो ऐसे ही 20 मिनट, जैसे हमारा टाइम में होता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। ठीक है। तो ऐसे ही 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, कोण के उसमें, एंगल के उसमें। तो एक नक्षत्र का जो मान होता है वो तो 13 डिग्री 20 मिनट। ये सारी चीज़ें हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला तिथि हो गया, तिथि, वार, नक्षत्र, तिथि, वार और नक्षत्र। उसके बाद आता है योग। उसके बाद क्या आता है? योग। अब ये जो टर्म योग है ये थोड़ा सा उससे भिन्न है, जो हम पतंजलि जी का योग सूत्र पढ़ते हैं। ठीक है। पतंजलि जी ने कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध है, जो हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो वृत्तियाँ उठती हैं, ठीक है, उनका निरोध। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। मतलब उस स्थिति में आ जाना कि जब आपके विचारों का आपके ऊपर कोई प्रभाव ही ना पड़े। ठीक है। वैसे योग का मतलब जुड़ना होता है, और यहाँ पे ये जो योग का मतलब वो सार्थक भी हो रहा है। सूर्य और चंद्रमा, देखो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। पहले तिथि में क्या बताया था कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की, सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो एंगुलर डिस्टेंस होगा, उसके बिहाफ पे हम तय करेंगे कि तिथि क्या होती है। योग क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का डिस्टेंस लेंगे, उसको जोड़ के, बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। ठीक है। उसमें से जिस नक्षत्र में सूर्य होते हैं, जिस नक्षत्र में चंद्रमा होते हैं, उन दोनों को जोड़ के नक्षत्र संख्या को उसमें से 1 घटा के 27 से भाग देते हैं। तो उसके बाद जो हमारा क्वोशेंट आता है, जो भागफल आता है, ठीक है, उसके अनुसार हम योग करते हैं। 27 ही योग होते हैं। जो हमारे 27 नक्षत्र है ना, तो चंद्रमा भी उन्हीं में घूमता है, सूर्य भी उन्हीं में घूमता है, सारे ग्रह उन्हीं में घूमते हैं। तो उसके अनुसार 27 योग भी हैं। ठीक है। 1-2 के मैं नाम आपको बताता हूँ। जैसे विश्वकुंभ योग होता है, व्याघात योग होता है, ठीक है, ब्रह्म योग होता है, शिव योग होता है, ऐसे योग होते हैं, 27 योग होते हैं। ठीक है। सिद्धि योग होता है, सिद्ध योग होता है। उसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे जब मैं सिर्फ योग का जो है कॉन्सेप्ट उठाऊंगा। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट हमारा करण का। करण क्या होता है? तिथि के आधे भाग को हम क्या बोलते हैं? करण बोलते हैं। तिथि के हम आधे भाग को क्या बोलते हैं? करण बोलते हैं। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। जो तिथि होती है ना, वो लगभग 12 डिग्री की होती है एक तिथि। ठीक है। लगभग 12 डिग्री क्या होगी? एक तिथि हो जाएगी। तो करण जो होगा वो क्या होगा? 6 डिग्री का होगा। तो एक दिन में, एक तिथि में 2 करण आ जाते हैं। अब करण क्या है?
कर्ण की संख्या हमारे पास 11 है, कर्ण की संख्या 11 है, जिसमें 7 जो है वो चर कर्ण है, जो मतलब चलते रहते हैं, रिपीट होंगे, वो महीने में क्या होंगे, रिपीट होंगे, ठीक है। और 4 जो है वो अचर हैं, स्थिर हैं, ठीक है, जो रिपीट नहीं होंगे, वो महीने में सिर्फ एक बार ही आएंगे। जो 7 कर्ण है ना, वो तो बार बार रिपीट होंगे, कई बार रिपीट होंगे, 3 4 4 5 बार, वो हम देखेंगे, पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, ठीक है। उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा आगे मेरा कर्ण के ऊपर। तो ये 5 अंग जो है, ये है हमारे पंचांग के, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ संक्षिप्त जानकारी जो है, ब्रीफ जानकारी जो है वो मैंने आपको दे दी है, काफ़ी कुछ बता दिया इसमें, लेकिन बहुत बहुत कुछ अभी बचा है। आगे आने वाली वीडियो में हम इनको एक एक करके, मैं हर एक टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, तिथि के ऊपर, वार के ऊपर, नक्षत्र के ऊपर, योग के ऊपर और करण के ऊपर। और जितनी जानकारी मुझे उचित लगेगा अभी साझा करनी चाहिए, अभी शेयर करनी चाहिए, वो अभी करूँगा। बाकी सबका जो टॉपिक है ना, बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है। कई सारे लेक्चर, 30 35 40 तक लेक्चर एक टॉपिक के ऊपर बनाए जा सकते हैं, अगर हम एक चीज़ का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे तो। लेकिन अभी क्या करेंगे, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जितना जो ज़रूरत होगी उसके अनुसार हम चलते रहेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि इनका काम क्या आता है, पंचांग हमारे काम क्या आता है। पहली बात तो ये है कि जब हम इन 5 चीज़ों के बारे में जान जाएंगे ना, तो बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी है, जो हमारे आम व्यवहार में हम देखने को हमें मिलती है, वो हम समझ पाएंगे कि ये चीज़ क्या है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, सर रामनवमी है, अब नवमी तो 2, तो रामनवमी नाम तो पड़ गया, कब होगी, कौन सा महीना होगा, फिर कौन सा पक्ष होगा, कौन सा महीना होगा, कौन सा पक्ष होगा, कौन सी तिथि होगी। फिर आगे अगर जाते हैं तो जैसे जन्माष्टमी देखते हैं तो हम नक्षत्र भी देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो प्राकट्य हुआ था वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, तो अष्टमी के साथ साथ जब रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, कई बार क्या होता है, तिथि और नक्षत्र का जो ओवरलैपिंग होता है, कि तिथि भी है और नक्षत्र भी है, वो बहुत कम टाइम तक होता है। तो आपने सुना होगा कि जो व्रत है वो इस समय से इस समय तक है, उसका कारण यही है। सेकेंड थिंग, मैंने आपको एक प्रश्न छोड़ा था, बताया भी था कि जैसे क्रिसमस का पूछेंगे, 25 दिसंबर सबको खटाक से याद होगा, कोई इस बारे में चिंता नहीं करता, होली हर बार अलग क्यों, दिवाली अलग क्यों, जन्माष्टमी अलग क्यों, रामनवमी अलग क्यों, कितने त्यौहार हैं, दशहरा अलग हर बार अलग क्यों, ठीक है। मकर संक्रांति जो है वो लगभग उसी समय पर रहती है, 13 जनवरी या 14 जनवरी, वो भी मुख्य 14 जनवरी रहती है, ठीक है। लेकिन उसका भी मतलब नाम सुन लिया, मकर संक्रांति क्या होती है बहुत कम लोगों को पता है, जो उसका वास्तविक अर्थ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। उसके साथ साथ अब इसका यूज़ क्या है, पंचांग को पढ़ने के और क्या फ़ायदे हैं। तो वैसे तो पंचांग को पढ़ने के भाई फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, अनंत फ़ायदे हैं, ठीक है। एक भारतीय होने के नाते हमें पंचांग की जानकारी होनी ही चाहिए, हमारी संस्कृति की धरोहर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और आजकल आप देख रहे होंगे कि ज्योतिष विज्ञान के प्रयोग से कोई भी अछूता नहीं है। एक बहुत बड़े फेमस पॉलिटिशियन थे, उन्होंने कहा था, देयर इज हु इन द वर्ल्ड हु डज नॉट कंसल्ट स्टार्स। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो ऊपर से कहेंगे अरे हम नहीं मानते, ये नहीं मानते, या मैं उस एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, उसने ये बोल दिया, मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं हुआ। तो भाई एस्ट्रोलॉजर की लिमिटेशन है, एस्ट्रोलॉजी की नहीं है। आप कितनी बार जाते हो, डॉक्टर के पास गए, अभी हाल ही का केस है, एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को भर्ती करवाया गया, तो उन्होंने कहा कि इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, 10 लाख लगेंगे, सर्जरी करनी पड़ेगी। वही फिर 2 किलोमीटर दूर एक दूसरे हॉस्पिटल में चला गया, उसको 100 रुपये में ठीक कर दिया गया, उसको गैस की प्रॉब्लम थी। तो क्या इस घटना से हम ये कह देंगे सारे डॉक्टर फ्रॉड हैं, मेडिकल साइंस फ्रॉड है, या सारी डिवाइस फ्रॉड है, गलत रीडिंग करते हैं? नहीं, वो डॉक्टर की गलती है, मेडिकल साइंस की गलती नहीं। मेडिकल साइंस इज करेक्ट एट इट्स प्लेस। सेकेंड थिंग, अगर आप ढंग से डाटा उठा के देखोगे, हम क्या करते हैं, जिस चीज़ में एक बार समाज में, सोसाइटी में जिस चीज़ के लिए नेगेटिव इमेज है, बस उसको सोचते रहते हैं, उसको कहीं वेरीफाई नहीं करते। अगर आप आज डाटा उठा के देखेंगे कि मेडिकल साइंस में कितनी गलतियां हुई हैं, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से कितनी जाने गई हैं, रिकॉर्ड्स भरे पड़े हैं, लेकिन क्या हम डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। इस विश्वास आता है कि हाँ ये डॉक्टर सही होगा। तो इसके प्रयोग तो है ही। दूसरी बात, प्रिडिक्शन पार्ट, कौन अपने भविष्य के बारे में नहीं जानना चाहता। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपको पता चल जाए कि बारिश होगी, ठीक है,
तो बारिश होगी, बारिश को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यू कैन होल्ड द अम्ब्रेला, आप छाता लेके जा सकते हो। तो पहली चीज़ तो हमारी संस्कृति की हमें पहचान होगी, ठीक है। हमारे जो बोलते हैं ना कि किसी देश को अगर ख़त्म करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी संस्कृति को ख़त्म करो, देश अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो इसका आप उदाहरण देख भी सकते हैं। अगर आप अपने आसपास देखिए, कितने लोगों को 12 महीनों के नाम ही याद होंगे हिंदी के, तिथि वगैरह इनका तो मैं उम्मीद ही नहीं करता। तो हमें क्या करना है, बस औरों का हम कुछ नहीं कर सकते, हम खुद को सुधार सकते हैं। तो हम सीखेंगे, इस श्रृंखला में आगे चलेंगे धीरे धीरे। मैं और बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा, एडवांस एस्ट्रोलॉजी की टेक्निक भी लेके आऊँगा, क्योंकि जो थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं इस फील्ड में, जिनको इनके बारे में पता है, तो उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इसका यूज़ क्या है, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको। पंचांग का उपयोग कहाँ करते हैं हम? पहला है धार्मिक अनुष्ठान। आपने सुना होगा ना, हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो पंडित जी मुहूर्त बताते हैं, ब्राह्मण देवता मुहूर्त बताते हैं कि आपका ये जो समय है ये बिल्कुल अच्छा समय। तो मुहूर्त कैसे देखा जाता है? वो पंचांग की सहायता से देखा जाता है कि कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है, कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, उन सब से, तीनों से निर्धारण होता है। वैसे बहुत बार योग भी देखते हैं, वो जितना आप गहराई में जाते जाएंगे फिर उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। तो पूजा, हवन, यज्ञ आदि के लिए शुभ मुहूर्त का निर्धारण किया जाता है। फिर ज्योतिष में क्या करते हैं, जन्म कुंडली बनाने और भविष्यवाणी करने के लिए। अभी क्या है कि आपको लग रहा हो कि इसका तो कोई यूज ही नहीं है ज़्यादा। पहली बात तो नक्षत्रों की तिथि, इनकी नॉलेज के बिना कोई सही प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकती। जब हम ग्रहों का गोचर भी देखते हैं तो सिर्फ राशियों में देखना पर्याप्त नहीं है। वही मैं फिर से दोहराऊंगा, जितना ज़्यादा आप सटीकता की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा आपको गहराई में घुसना पड़ेगा। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के नक्षत्र में गोचर कर रहा है, किस ग्रह से दृष्टि पड़ रही है, क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। आगे कृषि, फसल बोने काटने आदि के लिए शुभ दिन का निर्धारण। अब आप बोलोगे कौन बीज बोने के लिए कौन पूछते हैं? मैं पहले पूछते थे, ठीक है। तो आज भी करने वाले तो सब कुछ करते हैं, आज भी करने वाले तो कुछ भी करेंगे, एक कदम नहीं उठाएंगे एस्ट्रोलॉजी के बिना कि गुरुजी ने बताया है। तो लेकिन हालांकि इतना भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रयोग करोगे, देखो ये साइंस है, ठीक है, साइंस का जितना आप प्रयोग करोगे, बिजली है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। करंट लगा के मार भी सकते हो किसी को, उससे पंखा भी चला सकते हो। अब कितना प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, वो आपका विवेक जानता है, आपका प्रयोग जानता है, आपकी लाइफ जानती है ना। एक जनरल प्रेडिक्शन 100-200 करोड़ आदमी के लिए नहीं कहा था कि तुम्हें इतना ही प्रयोग करना चाहिए हो, जो आपको उचित लगे, ठीक है। उसके बाद इससे तो सबको पता ही होगा, विवाह और अन्य शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश आदि के लिए शुभ मुहूर्त का चयन किया जाता है। कोई गाड़ी लेते हैं हम, कोई नया व्हीकल लेते हैं, पहले तो यात्रा के लिए भी देखा जाता था, ये चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन मुख्यतः जैसे धार्मिक अनुष्ठान के लिए आज भी है, भविष्यवाणी के लिए आज भी है, विवाह के लिए, शुभ कार्य के लिए, गृह प्रवेश के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, इन सब के लिए आज भी करते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो पंचांग में कॉमन मुहूर्त दिए हुए होते हैं कि ये मुहूर्त सिद्ध है, इसमें कुछ भी कर लो, कोई भी कर लो, ठीक है, महत्व है, अच्छी बात है। लेकिन हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग मुहूर्त भी अलग होता है। जो जातक का जन्म नक्षत्र होता है उसके अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा नक्षत्र उसके लिए लाभदायक है, कौन सा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जैसे गुरु पुष्य योग होता है, पुष्य नक्षत्र को हम सब सही मानते हैं, बढ़िया मानते हैं, बल्कि है बिना किसी शंका के गुरु पुष्य जो योग बनता है, जिस दिन गुरुवार हो और पुष्य नक्षत्र आ जाए तो उसको गुरु पुष्य योग बोल देंगे। निसंदेह वो बहुत अच्छा मुहूर्त है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए लागू हो जाएगा। जिसके लिए पुष्य मुहूर्त, पुष्य नक्षत्र, माफ कीजिएगा, पुष्य नक्षत्र जिस व्यक्ति के लिए शुभ नहीं है, तो वो उतना अच्छा फलदायी नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा बुरा कर देगा, उतना अच्छा फलित नहीं होगा जितना अन्य के लिए होगा। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं ये हम जानेंगे, सीखेंगे धीरे धीरे, और जो ये हमारी ज्योतिष ज्ञान की यात्रा है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और दूसरी चीज़ ये है, आगे आने वाली वीडियो में मैं बिल्कुल तिथि, वार, नक्षत्र इसकी जानकारी आपको दूंगा। तो आप जो इसका क्रम है उसको मत तोड़िएगा, क्योंकि जब आप क्रमशः चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम उनको समझने लगते हैं। हमें कोई भी भाषा सीखनी है तो पहले हम उसके अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से, है ना। हिंदी सीखेंगे, स्वर व्यंजन सीखेंगे, ANR सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, ABCD सीखेंगे। तो ऐसा नहीं कि सीधा ABCD सीखे बिना हम सीधा कोई बुक रीड करने लग जाएंगे। तो सेम इसमें है, बिल्कुल समान रूप से इसमें है। तो आप उस क्रम को मत तोड़िएगा। अगर कोई वीडियो आपसे छूट जाता है तो आप चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं।
तो फिर से उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है, और जो जो आध्यात्मिक पक्ष मुझे लगता है, पुराणों की जो कथाएं मुझे लगती है कि आपसे साझा करनी चाहिए, वो भी मैं आपके साथ करता ही रहता हूँ। ठीक है, तो क्या है कि जो चारों ओर का सर्वांगीण जो विकास है वो इसी तरीके से होगा। किसी एक विषय की जानकारी से काम नहीं चलता, और ना ही चलना चाहिए। जो लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो सीखते रहना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि जो आज यहाँ पे आए होंगे उनको पंचांग के बारे में पता हो, लेकिन पंचमुखी हनुमान की कथा ना पता हो, है ना। तो मैं हर वीडियो में प्रयास करता हूँ कि सबको कुछ ना कुछ दिया जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी और वीडियो के लिए जो मेरा चैनल है, आपका अपना चैनल है शाश्वत एस्ट्रोलॉजी, इससे जुड़े रहिए। इसमें आपको मैं खूब नई ढेर सारी जानकारी दूंगा, खूब जीवन उपयोगी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।